जय हिंद साथियों। आज इस क्लास में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा करते हैं, जिसे संक्षिप्त रूप से CAG कहा जाता है। साथियों, भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 के मध्य CAG की चर्चा की गई है, CAG का उल्लेख किया गया है। इसे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG कहा जाता है। ये मित्रों ब्रिटिश काल में जो आय और व्यय हुआ करता था, आय और व्यय के ब्यौरे को या उसके ऑडिट को लिए ये इस पद का सृजन किया गया था। अब साथियों, जैसे व्यवस्था बदली, भारत के संविधान में इसका बखूबी उल्लेख कर दिया गया। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे, भारत के संविधान में संघ एवं राज्यों के समस्त वित्तीय कार्यप्रणाली पर नजर रखने के लिए, ध्यान रखेंगे आप, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के समस्त वित्तीय कार्यप्रणाली पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निकाय CAG की नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। ये CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का प्रावधान आर्टिकल 148 में किया गया। और आपको यह भी हम बताना चाहेंगे, यह इसकी नियुक्ति कौन करता है? वह करता है भारत का राष्ट्रपति। अगले स्टेप में CAG का जो कार्यकाल है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, इसमें से जो पहले होगा वो माने जाएगा। अगर 6 वर्ष तक बीत जाता है तो उसके बाद वो रिटायर्ड माना जाएगा, या 65 वर्ष, अगर 6 वर्ष से पहले 65 वर्ष आ जाता है तो उसको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। और CAG यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना जो त्याग पत्र है वो किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। साथियों, आगे CAG को उसी रीत से उसके पद से हटाया जाएगा जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के। तो ऐसी स्थिति में आप इस बात को समझ लीजिए कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसको हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो टफ होती है। आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत के जो CAG होगा वो भारत के संविधान के अनुसूची 3 में उल्लिखित शपथ वो ग्रहण करेगा, शपथ पढ़ेगा, शपथ लेगा। तो वो उसका प्रारूप कहाँ पे है? भारत के संविधान के अनुसूची 3 में है। उसके बाद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वेतन उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के बराबर अर्थात 2.5 लाख रुपए प्रति माह, वो भी भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखेंगे साथियों, यानी CAG का जो वेतन है वो कितना है? 2.5 लाख रुपए प्रति माह। और वो कहां से दिया जाएगा? वो दिया जाएगा भारत की संचित निधि से। आगे हम आपको बताना चाहेंगे, CAG अपने यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद से सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर वह आसीन नहीं होगा। इस बात को भी आप बखूबी ध्यान रखेंगे। CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए जाने वाले सभी व्यय की समपरीक्षा यानी ऑडिट करता है। यानी संघ अथवा राज्य क्षेत्र की संचित निधि से जितने भी व्यय किए जाएंगे उस पर वो क्या करेगा? ऑडिट करेगा, समपरीक्षा करेगा और प्रतिवेदन भी देगा। और व्यय की विधि अनुसार किया गया है, यानी व्यय किस तरह से किया गया इसको ऑडिट करता है कौन? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। उसके बाद संघ एवं राज्यों के अधीन आकस्मिक निधि, देखिए जो संचित निधि थी उस पर भी और आकस्मिक निधि पर भी वो नजर रखता है। लोक लेखाओं के व्यय को भी ऑडिट करता है, लोक लेखाओं के व्यय को भी ऑडिट करता है। आगे क्या करता है? संघ एवं राज्यों के आय व्यय को भी ऑडिट करता है। संघ एवं राज्यों के आय व्यय को भी क्या करता है? CAG ऑडिट करता है। उसके बाद संघ एवं राज्यों के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए सभी व्यापार, संघ एवं राज्यों के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए क्या? व्यापार, निर्माण, लाभ हानि को भी वह क्या करता है? ऑडिट करने का काम CAG करता है। संघ एवं राज्यों के राजस्व से पोषित सभी निकायों, कंपनियों, निगम की भी ऑडिट करता है। उसके बाद आपको हम एक चीज और बताना चाहेंगे, ये ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है वो क्या करता है? वह किसको? जो संघ
की ऑडिट की रिपोर्ट वह राष्ट्रपति को प्रदान करता है। जो राज्यों की ऑडिट की रिपोर्ट होती है वह राज्यपाल को प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 में क्या किया गया है, एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है जो संघ एवं राज्यों की वित्तीय अनियमितताओं पर अपनी पैनी नजर रखता है। जय हिंद साथियों।